So next question is say by old delicious burden the poet means, वो ये कह रहा है old delicious burden का मतलब है sweet memories of the past. ये बड़ा important है sweet memories बोलना. कह रहे तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है. अगला है the poet is a person who is free from all inhabitations. Discuss how the concept of freedom is expressed in the poem. देखिए मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, मैं कल भी आपको बता रहा था, आज भी आपको समझा रहा हूँ, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया है कि आप जो है ये क्वेश्चन के आंसर्स बुक में पूछे हुए क्वेश्चंस या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके हिसाब से दे सके. The poet is a person who is free from all inhabitations. अब inhabitations का मतलब क्या पहले ये देख लीजिए. तो मैंने यहाँ दिया भी है. तो जो भी आपको रोकता है जैसे शाइनेस या प्रेजुडाइज थिंकिंग, पहले से मन में विचार बन जाता है ये अच्छा वो बुरा, इसमें हम आगे जा सकते हैं उसमें हम पीछे रह सकते हैं. तो ये इनहेबिटेशंस को डिफाइन मेरे, अब मैं आपको एक थोड़ा सा ये भी समझाता हूँ कि मैंने क्वेश्चन के आंसर्स बनाए कैसे. मैंने कीवर्ड्स निकालता हूं हमेशा, आप भी इसको टेक्निक को ध्यान रखिए. कीवर्ड्स क्या? इनहेबिटेशन और फ्रीडम, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम. सो जो आपका एग्जामिनर है वो इन दो चीजों का आंसर ढूंढ रहा है कि क्या आपको इनहेबिटेशंस का मतलब पता है पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या आपने उसका मैसेज जो है पोएट का फ्रीडम के कॉन्सेप्ट का वो समझा, और इसको किस प्रकार से सही लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन किया. तो मैंने पहले क्या किया, मैंने इनहेबिटेशन को एक्सप्लेन कर दिया. इनहेबिटेशन क्या है, वो क्या करते हैं. तो शाइनेस और प्रेजुडिस थिंकिंग है, ये पर्सन के एक्शन को बाइंड करते हैं, रोकते हैं. पोएट का एम्फेसाइज क्या है कि फ्रीडम ऑफ माइंड होना चाहिए एंड विल होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ माइंड और विल दोनों बोल दिया. यही ट्रू फ्रीडम है और हमने इसको प्रैक्टिस करना चाहिए. तो मैंने बताया पोएट का एम्फेसिस है, तो ये पोएट क्या फ्रीडम के बारे में बता रहा है, यहां से उसका आंसर मिलना शुरू हो गया. पोएट का एम्फेसाइज है फ्रीडम ऑफ माइंड और विल. आपको पूरा का पूरा आंसर ज्यादा भारी लगता है, बड़ा लगता है, कीवर्ड्स निकालिए फ्रीडम ऑफ माइंड एंड विल और प्रैक्टिस, और फिर अपना खुद का आंसर आप अपने वर्ड में बना सकते हैं. ये ओपन एंडेड पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आप उसको कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. फ्रीडम मीन्स चॉइस टू डिसाइड योर पाथ एंड योर ओन on your own without keeping any prejudice of past or influence of others. Complaint, criticism, opinion. ये थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लेन कर दिया. ये एक्सप्लेनेशन जो है ये आंसर को बड़ा बनाने के लिए है, पर आप इसमें कुछ भी लिख के बड़ा बना नहीं सकते. बेसिकली तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है, बट थोड़ा सा आपको डिस्कस करना है, इसलिए डिस्कशन के रूप में आपको ये चीजें भी लिखनी जरूरी है कि फ्रीडम का मतलब क्या. तो मैंने क्या किया, पहले इनहेबिटेशन समझाया, उसके बाद मैंने बताया कि फ्रीडम को डिफाइन किया और फ्रीडम का डिफाइनेशन को एक्सटेंड कर दिया. आंसर का बनाने का टेक्निक समझ आया क्या? हाँ ना? हाँ सर. सिंपल Yes, स्टेप, sir. सिंपल स्टेप, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं. कीवर्ड्स निकालना, उसको ही खींचना, तो ही आपके लिए ठीक रहेगा. अदरवाइज क्या रहता है, हमारा आंसर इधर उधर भागता है. अगर हमने बरोबर क्वेश्चन से कीवर्ड्स नहीं उठाए और उसी को पॉइंट वाइज, इससे क्या होगा, आप थोड़े से फोकस्ड रहोगे. इनहेबिटेशन पे लिखना है, फिर हमको फ्रीडम को एक्सप्लेन करना है, और फिर हमें फ्रीडम को ही थोड़ा सा और इलेबरेट करना है डिस्कस के लिए. तो हमारे सारी चीज होगी, इनहेबिटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम और उसका डिस्कशन. ये आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, आपको तकलीफ नहीं होगी. ठीक है. सो following are the activities of the poet related to his journey to the road. Divide them into two parts as activity the poet will practice and activities he will not practice. वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसका आंसर आपको देना है. तो चलिए बताइए, what he wish to do, what he doesn't want to do. Walking along the road through he does not know where it reach. ये करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, आप पढ़ करना के चाहता बताओ. है. ए करना करना चाहता है, नहीं चाहता है. करना करना चाहता चाहता है. है. बी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, नहीं करना चाहता. नहीं करना नहीं चाहता. करना चाहता नहीं है। करना चाहता है. कंप्लेन नहीं करना चाहता है. सी
नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहता, पोस्टपोन नहीं करना करना चाहता, प्रे फॉर गुड फॉर्च्यून, नहीं नहीं करना चाहता, कैरिंग फॉन्ड मेमोरीज ऑफ गुड पीपल, करना चाहता है, करना चाहता है, करना चाहता है, क्रिएटिंग कॉन्टेक्ट विद फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, नहीं करना नहीं चाहता, नहीं करना नहीं चाहता, करना चाहता, स्ट्राइविंग टू अचीव हाई एंड ब्राइट सक्सेस, नहीं, नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, करना चाहता है भैया, आगे तो बढ़ना चाहता है ना। रिफ्लेक्टिंग एंड डेवलपिंग हिज ओन सेल्फ, बिल्कुल करना चाहता है, करना चाहता है, करना चाहता है, टेबल आपके लिए बना दिया गया है कुछ। ओके, राइट डाउन द ट्रेट्स ऑफ द पोएम, एग्जिबिट थ्रू द लाइन, वन इज डन फॉर यू। तो henceforth I ask for not good fortune, I am myself with good fortune, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है। अलग अलग गाइड में आप देखोगे अलग अलग आंसर मिलेंगे। कोई गाइड को देख के मुझे प्लीज आप ना बोलना सर उसमें ये लिखा है, आपने तो अलग बताया है। वो इसलिए है क्योंकि उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी, मेरा इंटरप्रिटेशन है, और पोएम में वो वेलकम रहता है। तो कहीं आगे पीछे होता है इसलिए आंसर गलत है ऐसा आप बिल्कुल ना समझिए। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। तो ये पॉजिटिव एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच मैंने इसको लिखा है। कुछ गाइड में कुछ अलग अलग भी लिखा है, आप गाइड्स यूज करेंगे तो आपको समझेगा। मैंने इसको क्या इंटरप्रेट किया है वो आप जरूर देखें, और ये मेरा कन्विक्शन के साथ इंटरप्रिटेशन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटरप्रिटेशन है। गॉट इट? फिर आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी मोर, तो मैं इसको सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस कहूंगा कि भाई मैं लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। कोई इसको फ्री विल भी कह सकता है, सबका अपना अपना सोच है, और क्योंकि ये आपको खुद को बोला गया है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड भी करता है। नेक्स्ट है आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। तो एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक एंड एनालिसिस या एक्सेप्टेंस ऑफ पास्ट भी आप लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं, ये क्योंकि आपको क्वालिटी बतानी है इसकी। तो एक्सेप्टेंस ऑफ पास्ट और सेल्फ एनालिसिस भी है ये। आई एम फील्ड विद देम, आई विल फील देम इन रिटर्न। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि भाई मैं, मुझे उनसे मिला है, मैं भी उनको देने वाला हूँ। ठीक है, गॉट इट? यस और नो? यस सर। ओके, यस सर, चलिए। Healthy, free the world before me, express your view regarding the line। बोला ना, healthy, free the world before me means poet is in sound mind and free will, he is without any free and prejudice, he is open minded and ready to explore entire world which is open in front of him। इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि he feel that it is good opportunity to try some new thing and to explore new thing। आप ऐसा भी इसमें लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आंसर समझ में आ गया आपको? हाँ पक्का? थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए, और मेरा पॉइंट ये है कि जो ये ऑलरेडी हम लाइन समझ चुके हैं, तो आप अपने मन से अपने आंसर भी ट्राई कर सकते हैं। बताना है तो मुझे बता सकते हैं, और बताएंगे तो उसके बाद फिर उसमें कुछ गलती हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, यस और नो? यस सर, यस सर, हेल्दी का मतलब क्या? तो वर्ड हेल्दी करके उसने एक्सप्लेन किया पोएम में। मेक अ लिस्ट एंड क्लासिफाई देम एज फॉर द वर्ल्ड। वर्ल्ड के लिए वो क्या बोल रहा है? अगर हेल्दी वर्ड है, हेल्दी ये वर्ड वर्ल्ड के साथ लगा दे तो मतलब है ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। हेल्दी उसके लिए क्या है? रेडी फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस। तो हेल्दी का मतलब कहाँ कहाँ क्या लग रहा है वो देख लीजिए। फॉर द रोड फिट टू ट्रैवल, यानी हेल्दी रोड यानी फिट टू ट्रैवल रोड मींस हेल्दी, ये जो है वर्ल्ड के साथ अगर लगा दो हेल्दी वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। जो बोल्ड में है ये हेल्दी वर्ड का एक्सप्लेनेशन दर्शाता है। यहाँ पे ये समझ में आया, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सर एक और बार बताओ ना। देखो, अगर मैं ये बोल्ड हटा दूं और यहाँ पे सिर्फ हेल्दी लिखूं, हेल्दी वर्ड, आपको क्या मतलब समझा हेल्दी वर्ल्ड का?
तो मैंने ये वर्ल्ड के साथ अगर हेल्दी ये शब्द लग रहा है तो पोएट क्या कहना चाहता है, पोएट के हिसाब से हेल्दी वर्ल्ड का डेफिनेशन है द वर्ल्ड विच इज ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। समझ में आ गया? पोएट जब कहता है कि वो खुद को हेल्दी बताता है, खुद को हेल्दी डिक्लेयर करता है अगर, तो उसका मतलब है रेडी फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। अगर वो खुद को बोला है कि आई एम हेल्दी मींस ही इज रेडी फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस। गॉट इट? अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हेल्दी रोड, उसका मतलब है, पोएट का मतलब है रोड विच इज फिट टू ट्रैवल। अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन आंसर्स है क्योंकि बहुत सी चीज इसमें सिखाई गई है, इसलिए इसको समय भी लग जाता है, 2-2 ढाई दिन इसको लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये क्वेश्चन जो है मेटाफर विद द हेड ऑफ द पोएम, द रोड इज इन द पोएम डज नॉट मीन रोड ओनली द रोड टू ट्रैवल, पोएट वांट टू सजेस्ट द रोड ऑफ लाइफ। तो ये जो रोड ऑफ लाइफ मैंने आपको बताया था ना, वो यहाँ से मैंने उसको पिक किया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप भी अपने मन से लिखिए, कल इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो आपको समझाना चाह रहा हूँ एप्रिसिएशन और समरी। उसके बाद बाकी की चीजें कल हम समझेंगे, ठीक है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो हम जरा थोड़ा सा एक फिगर ऑफ स्पीच तो बात कल समझ सकते हैं, हम एप्रिसिएशन की बात करते हैं। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा बुक पे लेके जाना चाहता हूँ और बुक पे आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपसे क्या बताया गया है और मैंने इसको कैसे बनाया है। Give me 2 minutes। अभी तक जो एक्सप्लेनेशन मिला वो क्लियरिटी के साथ मिल गया आपको? जवाब तो दो मेरे सवालों के। Yes, sir. Yes, sir. अब हम ये बुक पे पहुंच गए हैं और जो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान में रखिए आप। एप्रिसिएशन ये एक कंपलसरी क्वेश्चन है आपके पेपर में आने वाला। 2 पोएम रहेगा, एक के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे जैसे मैंने बताया, दूसरे का एप्रिसिएशन पूछा जाएगा, 4 मार्क का एप्रिसिएशन आएगा। ये पॉइंट्स दिए हैं एप्रिसिएशन राइटिंग के, ये यूनिवर्सल पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है? यूनिवर्सल, यानी हर पोएम में आपको यही पॉइंट्स रहेंगे और हर पोएम के एप्रिसिएशन को इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर लिखना है। क्या है? अबाउट द पोएम एंड द पोएट। तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। आपको पोएम एंड द पोएट का जो पार्ट है ये जनरली मैं कहूंगा इस सेक्शन से आपको उठाना है। गॉट इट? गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. हाँ, एज इट इज थोड़ा बहुत आप वैसा वैसा लिख सकते हैं, कुछ अपने मन से ऐड करेंगे या उसको टर्न करेंगे तो अच्छा। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा अभी मैंने उसको कैसे किया है। ओके? थीम भी आपको वहां से मिल जाएगी, पोएम की थीम जो शुरुआत में पोएट का एक्सप्लेनेशन है ना, इसलिए उसको निग्लेक्ट नहीं करनी। और आइस ब्रेकिंग से थीम मिलती है, आइस ब्रेकर, और ये मदद करते हैं थीम को समझने में। फिर पोएट्रिक स्टाइल रहती है, पोएट्रिक स्टाइल यानी रिदम या फ्री वर्स, ये आप बात आ गई। लैंग्वेज या पोएट्रिक डिवाइस जो यूज की जा रही है, जैसे एलिट्रेशन, मेटाफर, पैराडॉक्स, ये जो सारा चीज है वो ये समझने के बाद हम उसको समझेंगे। स्पेशल फीचर्स, इसमें 2 चीजें आती है, एक इमेजरी हो गया या फिर वो इंटरप्रिटेशन है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें स्पेशल फीचर कैसा है, मोनोलॉग स्पेशल फीचर में आता है, और एक इंटरप्रिटेशन वाली पोएम है, मैसेज गिविंग मोटिवेशनल पोएम है, स्पेशल फीचर हो गए। कौन सा मैसेज, कौन सी मॉरल वैल्यूज पोएम में आ गई, ये अगला पॉइंट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल फीचर्स में जो आप लिखेंगे वो इसमें रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपके पास पॉइंट्स कम है, आपको लग रहा है मोटिवेशन आपको मैसेज में लिखना है, वैल्यू मोटिवेशन है,
तो स्पेशल फीचर में न लिखें। अगर आपके पास इसमें ये भी ध्यान रखें, हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हमें वक्त पे याद नहीं आ रहा या हम उतना ज्यादा पोएम कुछ बता नहीं रही है, तो आप जो थीम है, थीम में जो आपने लिखा है वो, या पोएट्रिक डिवाइस वाली जो बात है, उसमें अगर 4 आपके फिगर ऑफ स्पीच है तो 2 पोएट्रिक डिवाइस करके आप यूज कीजिए, एक आधा स्पेशल फीचर करके आप यूज कीजिए। कैसा करना है मैं आपको टाइम टू टाइम पोएम में बताते जाऊंगा, पर जो बता रहा हूँ वो नोट करके रखिए। गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. मैसेज Yes, sir. वैल्यूज मॉरल्स इन द पोएम, तो ये बताना है, और आपका अपना ओपिनियन पोएम के बारे में, ये सारी चीजें इसमें आनी जरूरी है। इसके साथ आपको यहाँ पे समरी राइटिंग भी बताया बोला जाता है, तो ये 11th की बुक में ज्यादा दिया था समरी राइटिंग के बारे में, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बट फर्स्ट एप्रिसिएशन, क्योंकि वो कंपलसरी है, आता ही आता है। समरी राइटिंग तो इसलिए भी बताया जाता है कि बच्चे समरी लिख देते हैं, समझते एप्रिसिएशन लिखा, जो गलत है। अब मैं पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर पैराग्राफ 5 बताता हूँ। अबाउट द पोएम एंड द पोएट एंड द टाइटल। सो ये कैसे लिख दिया मैंने, वहां से उठा के थोड़ा सा लिख दिया। पोएम टाइटल सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, रिटन बाय मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन द अमेरिका, वॉल्ट व्हाइटमैन। तो पोएम और टाइटल और पोएट तीनों के बारे में आ गया है ना। सिंपल लाइन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल लिखना बिल्कुल चलता है, ऐसा कुछ नहीं है सिंपल लिखने पे मार्क्स कम मिलेंगे। हाँ, मेसी लिखोगे तो कम मिलेंगे, और अगर बिल्कुल आप सही प्रकार से क्रोनोलॉजिकल नहीं लिखोगे तो कम मिलेंगे। थीम क्या है? मोटिवेशनल पोएम है। थीम रिवॉल्व्स अराउंड जर्नी ऑफ लाइफ which everyone has to go through. Poet explains importance of self-awareness, free will, tenderness of heart during the journey. स्टाइल में क्या है? फ्री वर्स। फ्री वर्स है, रिदम है। रिदम है अगर तो उसमें रिदमेटिक स्कीम क्या है, यानी ABC वगैरह जो हम सब देखते हैं ना, तो राइमिंग स्कीम क्या है वो लिखना पड़ता है, नहीं है तो नहीं लिखना पड़ता है। और यहाँ पे जो हमने देखा था, स्टैंजा नंबर में वेरी करते, लाइन इन द स्टैंजा कैन वेरी इन नंबर, ये भी हमने पहले ही समझा है। ये पोएट्रिक स्टाइल का हिस्सा हुआ। इजीली समझ रहा है ना सबको? Yes, sir. लैंग्वेज एंड पोएट्रिक डिवाइस। लैंग्वेज कैसी है? इजी टू अंडरस्टैंड। पोएट ने पैराडॉक्स और मेटाफर को यूज किया टू कन्वे हिज थॉट इफेक्टिवली। यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा किया, बच्चे क्या कर देते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पोएट्रिक डिवाइस यूज्ड इज पैराडॉक्स एंड मेटाफर, मैंने इसको थोड़ा सा सिर्फ चेंज कर दिया, पोएट हैज यूज्ड पैराडॉक्स एंड मेटाफर टू कन्वे हिज थॉट इफेक्टिवली, थोड़ा सा चेंज किया है, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को अच्छा लगता है। स्पेशल फीचर्स इमेजरी का यूज किया है ताकि एफर्टलेसली परसीव कर सके रीडर्स, एफर्टलेसली सोच सके, इसलिए इमेजरी को यूज किया है। तो स्पेशल फीचर्स में इम्प्लाइड मीनिंग, इमेजरी, दो चीजों का यूज करते हैं। तो मुझे मॉरल में इम्प्लाइड मीनिंग्स को यूज करना था, इसलिए मैंने इमेजरी एज ए स्पेशल फीचर यहाँ पे लिख दिया। मैसेज क्या है? फ्रीडम, जॉय, ऑप्टिमिज्म, ये मेजर वैल्यूज है पोएम की। थ्रू आउट द पोएम पोएट एनकरेज द रीडर्स टू बी ट्रू टू देमसेल्फ एंड लिव अ फ्री लाइफ। ये मैंने बड़ा लिखा है, जिसको जो पसंद आए वहां से उठा के लिख सकता है। लाइफ विल नेवर बी फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशंस एंड ट्रबल एंड ही एनकरेज एवरीवन टू लिव देयर ड्रीम, लिविंग द ऑब्स्ट्रैकल्स बिहाइंड एंड वर्क टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो ये पूरा जो मुझे समझा है निचोड़ मैंने लिख दिया, इतने बड़े की जरूरत नहीं है, इसमें आप छोटा भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, या तो ये पार्ट लिख लो या फिर ये पार्ट लिख लो, चल जाएगा। ठीक है? Poem is extremely motivating and in simple words it shows us the way to deal with life in positive manner. ओपिनियन क्या है मैंने अपना बता दिया, आपका थोड़ा अलग हो तो कर सकते हो। ये मैंने पॉइंट वाइज बताया है, बट एग्जैक्टली एज पर फॉर्मेट आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। कैसा लिखना है? पैराग्राफ वाइज। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है पता है क्या? हेलो, Yes, sir. आप एप्रिसिएशन को Yes, sir. ट्राई करें, ऑन द पॉइंट्स गिवन ट्राई करें। तो कल मैं आपको बताऊंगा
कि इसको हाईलाइट कैसे कर सकते हो इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में मैंने वही चीजें लिखने लिए समझाई है, बट इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो जो आपके सामने है। स्टडी करो, अपने मन से लिखो, कल इस पे और कुछ पोएट्रिक डिवाइस पे फिर बात करेंगे और फिर आगे का पोर्शन भी शुरू कर देंगे। ठीक है, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे आपको पोएट्रिक डिवाइस बताए गए हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ओके, गॉट इट? Yes, sir. यस और नो? Yes, ये sir. आपने कर लिया, वेल एंड गुड।